हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रम उनके समक्ष उल्लेखित गुणों के अनुसार सही है। हमें यहाँ पे किसके बारे में बताना है? सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा किससे संबंधित होगी? क्योंकि हमें यहाँ पे एक एक विकल्प को समझना है, तो विकल्प से संबंधित हो गई। अब हम बात करते हैं विकल्प ए के विषय में। तो विकल्प ए जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है? अम्ल सामर्थ्य दिया गया है। अब अम्ल सामर्थ्य के बारे में यदि हम बात करें तो हम जानते हैं कि अधिक विद्युत ऋण वाले जो तत्व होते हैं, हम लिख सकते हैं कि अधिक, यहाँ पे हमने दोबारा लिख दिया अधिक, तो एक ही बार लिखना है। अधिक विद्युत ऋणी, हम लिख सकते हैं कि अधिक विद्युत ऋणी वाले तत्व वाले तत्व के जो ऑक्साइड होंगे, ऑक्साइड क्या होते हैं? अधिक अम्लीय होते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर अधिक अम्लीय होते हैं। अब यदि हम यहाँ पे इसका क्रम समझना चाहें तो हमें यहाँ पे प्रश्न में ऑक्साइड्स भी दिए हुए हैं। तो पहले नंबर पे यदि जो सबसे, क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले हमारे पास में हो जाएगा AS2O3 जो कि सबसे छोटा होगा। उसके बाद में SiO2। उसके बाद में यदि हम बात करें तो P2O3। और जो सबसे बड़ा होगा वो हो जाएगा हमारे पास में SO2 जो कि पूर्ण रूप से सही विकल्प है। तो हम कह सकते हैं कि यह सत्य विकल्प है या सही विकल्प है। अब हम बात करते हैं विकल्प ब के बारे में, बी के बारे में। और विकल्प बी में हमें क्या दिया हुआ है? वाष्पन की एंथैल्पी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाष्पन की एंथैल्पी होती क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं बी विकल्प, और बी में दिया है हमें वाष्पन की एंथैल्पी भी कह सकते हैं, हम ऊर्जा भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाष्पन की एंथैल्पी, वाष्पन की पूर्ण ऊष्मा या वाष्पन एंथैल्पी, वाष्पन एंथैल्पी ऊर्जा की वह मात्रा है जो द्रव के द्रव के इकाई मात्रा को गैस में बदलने के लिए, क्योंकि द्रव जो होगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा बच्चों? द्रव जो होगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? गैस में बदलने के लिए, बदलने के लिए आवश्यक है या आवश्यक होती है, आवश्यक होती है। तो यहाँ पर यदि हम क्रम को समझना चाहें तो जो हमें दिया हुआ है AsH3 जो कि हाइड्रोजन के साथ में है, फिर उसके बाद में PH3 अर्थात फास्फिन, और उसके बाद में हम बात करेंगे AsH3, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं PH3, और उसके बाद में यदि हम बात करें तो वो है हमारे पास में NH3 जो कि पूर्ण रूप से सही विकल्प है। तो ये भी हमारा विकल्प कैसा हो जाएगा? सही विकल्प है। अब हम बात करते हैं विकल्प सी के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, अधिक विद्युत ऋणात्मकता लब्धि एंथैल्पी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो लिख सकते हैं यहां पर हम अधिक विद्युत या अधिक, हम लिखेंगे इसको अधिक ऋणात्मक, अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी।
अब इसको हम समझते हैं कि ये होता क्या है। तो जो किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु होते हैं तो उसके एक इलेक्ट्रॉन में डालने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो हम कह सकते हैं कि किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर ऊर्जा, जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, हम यहां पर लिख सकते हैं कि वह अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। एंथैल्पी कहलाती है। अब अगर हम समझें तो हम जानते हैं, हम इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं। देखिए, जो हमारे पास है फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में यदि हम बात करें तो हम जानते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन किससे संबंधित होते हैं, हैलोजन से संबंधित होते हैं, और दोनों ही किस अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले इसकी परिभाषा को समझाया कि जो गैसीय परमाणु को से संबंधित होते हैं, तो उसके बाद में हम बात करेंगे तो उससे छोटा कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा, और उससे छोटा फिर लास्ट में अगर हम बात करें तो वो हमारे पास में सल्फर होगा, जो कि प्रश्न में भी हमें यही दिया गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सही विकल्प है। तो अभी तक हमारे तीनों विकल्प कैसे हो गए हैं, सही हो गए हैं, सही विकल्प। अब हम बात करते हैं विकल्प डी के बारे में, जो कि सबसे सीधा है। अगर हम बात करें तो ऊष्मीय स्थायित्व के बारे में बात कही गई है, और प्रश्न में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के साथ में बंध बन रहा है, तो हम यहाँ पर इसको किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए, ऊष्मीय स्थायित्व के बारे में, और जब हमारे पास में हाइड्रोजन से संबंधित बात आ जाए तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए H2O है, H2S है, और उसके बाद में हमारे पास में H2SE है, उसके बाद में हमारे पास में H2TE है, और अगर हम इसको आगे भी बढ़ाना चाहें तो हम इसको और भी लिख सकते हैं H2PO, ये भी उसी के लिए ही संदर्भित होगा। अब हम अगर बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या होगा, हम जानते हैं कि परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ेगा, और परमाणु का आकार बढ़ेगा अर्थात हम एक तरीके से कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का नाभिक पर जो नियंत्रण है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हम जब यहाँ पर देख पाएंगे तो बंध सामर्थ्य क्या होता है, जो बंध सामर्थ्य होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो यदि हम इसको यहाँ पर समझना चाहें तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है H2O सबसे बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। H2O की जो बंध ऊर्जा है वो सबसे बड़ी होगी, फिर उसके बाद में H2S की होगी, फिर उसके बाद में H2SE की होगी, फिर उसके बाद में H2TE की होगी, क्योंकि प्रश्न में हमें यही दिया हुआ है, जो कि पूर्ण रूप से सही है, सही है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी विकल्प सही हैं। अर्थात एक तरीके से कहा जा सकता है कि इनके समक्ष अर्थात सामने की तरफ जो अम्ल सामर्थ्य है वो आशपन की एंथैल्पी, अधिक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और ऊष्मीय स्थायित्व लिखा हुआ है, तो यह इन्हीं के ही अनुरूप है। तो अंत में हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे कि विकल्प ए बी सी डी सभी सही है। हम लिख सकते हैं कि क्या है, सभी सही हैं। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।